हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं क्लास 8 के लिए पीछे में दो वीडियो भेजे हैं क्लास 8 के हिस्ट्री के। क्लास 8 के एसएसटी का हिस्ट्री का ये लेसन है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। पिछला वीडियो अगर उनके पास गया होगा, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, इन दो के बारे में बताया था। कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन दोनों बैटल में वहाँ के नवाबों को हराया, बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, बंगाल की पूरी दीवानी उनके कब्जे। उसके बाद कंपनी ने अपने शासन को एक्सपेंड करना शुरू किया, फैलाना शुरू किया, जिसमें हम लोग 1757 से 1857 लगभग देखेंगे कि इन 100 सालों में 100 ईयर्स में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे कैसे अपने क्षेत्र का विस्तार किया, कौन कौन सी पॉलिसीज उन्होंने एडॉप्ट की, कैसे इंडियन रूलर्स को अपने ग्रिप में लिया, जो भी इंडियन रूलर्स थे उनको किसी न किसी तरह से अनेक्स करना, उस पर कब्जा करना, चाहे वो पॉलिटिकल तरीका रहा हो, चाहे इकोनॉमिक तरीका हो, चाहे डिप्लोमेटिक मेथड हो, कोई भी मेथड हो, वो सारे मेथड अपना के यहाँ के जो इंडियन टेरिटरीज थी, छोटे छोटे राज्य थे, उनको अपने ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाते जाते थे, अपने क्षेत्र का विस्तार करते जाते थे। तो उन्होंने सबसे पहले तो क्या किया, एक अपना रेजिडेंट इंडियन स्टेट्स में, जो भी इंडियन स्टेट्स, उन्होंने कह दिया था कि मैं कंपनी का एक रेजिडेंट होगा, ब्रिटिश रेजिडेंट होगा, जो उस स्टेट में रहेगा। उसी समय उन्होंने ये कह दिया कि उस रेजिडेंट का भी पूरा खर्च कंपनी को ही देना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने एक सब्सिडियरी अलायंस, जिसको हम लोग सहायक संधि कहते हैं, क्या मैं यहाँ लिख दूँ, सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये तरीका अपनाया, सब्सिडियरी अलायंस। इसके अंतर्गत क्या नीति अपनाई गई, इंडियन रूलर्स को कहा गया कि आप अपनी आर्मी, अपनी सेना नहीं रखोगे, इंडिविजुअली आप लोगों की कोई आर्मी नहीं रहेगी। अब उनका प्रोटेक्शन कैसे होगा, तो कंपनी ने कहा कि आपके प्रोटेक्शन के लिए कंपनी की सेना रहेगी आपके राज्य में, उसका जो भी खर्च होगा वो आपको देना पड़ेगा, और दूसरे राज्यों से कहीं अटैक ना हो, कोई थ्रेट ना हो, उससे आपके राज्य की सुरक्षा करेगी। लेकिन वो रेजिडेंट का खर्च, सेना का पूरा खर्च जो ब्रिटिश आर्मी रहेगी, वो इंडियन रूलर्स को ही पे करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर वो पे नहीं करते हैं, कंपनी का आर्मी का खर्च नहीं पे कर पाते हैं, कहीं वो फेल्ड हो जाते हैं इसमें, तो उनकी टेरिटरी कैप्चर कर ली जाएगी और उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। ये शर्तें सब्सिडियरी अलायंस में रखी गई। बहुत सारे राज्यों ने तो पहले ही साइन कर दिया। उसके बाद चलते हैं थोड़ा साउथ की तरफ। साउथ में मैसूर के इलाके में खास तौर से हैदर अली और टीपू सुल्तान, इनका बड़ा नाम आता है हिस्ट्री में। हैदर अली और टीपू सुल्तान ये दोनों ही बहुत बहादुर थे। इन्होंने अंग्रेज़ों के, ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के साथ बहुत लंबे युद्ध किए हैं। लगभग 2 बार तो
या 2 बैटल्स तो हैदर अली के समय में, और वैसे ही 2 बैटल्स जो हैं टीपू सुल्तान के समय में। हैदर अली का समय 1761 से 1782 तक था, और टीपू सुल्तान का समय 1782 से 1799 तक था। क्योंकि उस इलाके में जो मालाबार कोस्ट है, वो मालाबार कोस्ट ट्रेड के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण था। अधिकतर व्यापार वहीं से होता था, उन्हीं पोर्ट से होता था। अब अंग्रेज चूंकि व्यापार ही मेन उनका धंधा व्यापार ही करना था, अब अगर राजनीतिक शक्ति उनके पास आ गई तो वो तो किसी भी कीमत पर इन पोर्ट्स को अपने अंडर में करना चाहेंगे। इसके लिए क्या हुआ, जो बताया कि 4 एंग्लो मराठा वार हुए। एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मैसूर वार ये हुए हैं, ये 4 हुए हैं। पहला एंग्लो मैसूर वार, फर्स्ट यहाँ लिखता हूँ, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 to 69, ये पहला एंग्लो मैसूर वार जो हैदर अली के समय में हुआ। सेकेंड जो हुआ, सेकेंड वाला एंग्लो मैसूर वार 1780 to 1784, ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ। ये दोनों हैदर अली के समय में हुआ। ये दोनों ही हैदर अली के समय में हुआ, वहाँ का नवाब हैदर अली था। इसके बाद टीपू सुल्तान, हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान शासक बना। टीपू सुल्तान के शासक बनने के साथ ही 1700 वाला 1700 मेरे ख्याल से 92 1792 ये था, 1790 to 1792 ये थर्ड एंग्लो मैसूर वार। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 में हुआ। ये दोनों का लीडर कौन था, टीपू सुल्तान। ये दोनों ही युद्ध टीपू सुल्तान के लीडरशिप में लड़े गए। अंत में सेरिंगपट्टनम में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान की हार हुई। क्योंकि ये टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों ही अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन माने जाते थे। क्योंकि ये सारी वारफेयर की जो भी नीतियां होती थीं, ये सारी हेल्प फ्रांसीसियों से लेते थे, और फ्रांसीसी वैसे ही उनके कंपटीटर थे। दूसरी बात, सारे व्यापारिक रास्ते पर मालाबार कोस्ट के पास जो भी व्यापारिक पोर्ट हैं, सब पर इनका व्यापार था, सब पर इनका कंट्रोल था। अंग्रेज़ों को बड़ी दिक्कत होती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत दिक्कत होती थी। तो उन्होंने जानबूझकर ये दोनों हैदर अली टीपू सुल्तान के समय में ये चारों वार लड़े। अंत में जो है सेरिंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई, उसकी डेथ हो गई, और उस सारे इलाके पर फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। अब इसके आगे देखिए क्या होता है, इसको मैं मिटा दूं। अब देखिए आगे, इसके साथ मराठा थे। हालांकि 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इसमें मराठों की बुरी तरह से हार हुई थी। लेकिन उसके बाद भी
जो मराठे थे वो ख़त्म नहीं हुए थे। अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का काफ़ी ज़्यादा विरोध करते थे। मराठों में लगभग 4 डिनेस्टीज ऐसी थीं जिनके चीफ्टेंस, जिनके सरदार थे। और 4 डिनेस्टीज कौन सी? सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। ये 4 ऐसी डिनेस्टीज थीं जिनके सरदार, जिनके चीफ्टेंस मराठों में काफ़ी शक्तिशाली थे। और हेड जो पेशवा था वही एक तरह से कह सकते हैं कि इनका हेड था। पेशवा एज ए प्राइम मिनिस्टर या महामंत्री के रूप में माना जाता था। तो मराठा वार भी 3 मराठा वार हुए हैं। एंग्लो मराठा वार, इसमें भी फर्स्ट लिख देता हूं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1782 में हुआ, 1782 में। और ट्रीटी ऑफ सालबाई, इसी के साथ ये युद्ध खत्म हुआ। इस युद्ध के बाद सालबाई की ट्रीटी हुई। उसके बाद सेकेंड मराठा वार, सेकेंड मराठा वार जो है 1803 टू 1805 में हुआ। ब्रिटिशर्स ने उड़ीसा पर कब्जा कर लिया। आगरा भी उनके कब्जे में आ गया। उड़ीसा, आगरा और दिल्ली का भी हिस्सा, दिल्ली भी उनके कब्जे में आ गई। मराठों को सेकेंड मराठा वार में जो 1805 तो चला, उड़ीसा, आगरा और दिल्ली का इलाका ये अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। उसके बाद जो थर्ड मराठा वार हुआ, जो थर्ड मराठा वार हुआ वो 1817 टू 1819, 1817 टू 1819, ये लगभग 2 साल तक चला, 2-2.5 साल तक। इस वार में मराठा सेना बुरी तरह से क्रश कर दी गई। पेशवा को अरेस्ट करके बिठूर भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? पेशवा सेंट टू बिठूर, कानपुर के पास है, सेंट टू बिठूर विद पेंशन। पेशवा को कहा गया, भेज दिया गया बिठूर में, आप वहीं रहो, आपको पेंशन, मंथली मासिक पेंशन मिलती रहेगी। अब देखिए इसके साथ साथ लिख दूं क्लेम टू पैरामाउंटेंसी, बस इसको मिटा दूं। इंडिया के अंदर के साथ साथ अंग्रेज बाहर से भी, ईस्ट इंडिया कंपनी बाहर से भी बहुत अवेयर रहती थी। क्लेम टू पैरामाउंटेंसी, क्लेम टू पैरामाउंटेंसी। देखिए पूरी इंडियन टेरिटरीज लगभग इनके कब्जे में आ चुके थे। नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है उधर से इनको डर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भारत पर सोवियत संघ या रूस जो भी है उधर से अटैक कर सकता है और भारत पर भी आ सकता है, जो नॉर्थ वेस्टर्न इलाका उधर से आ सकता है। इन्होंने क्या किया, एक नीति बनाई और 1838 से 42 में अफगानिस्तान वार हुआ। अफगानिस्तान वार 1838
42, 38 से 42 कर सकते हैं इसको। 1838 से 1842 तक ये अफगानिस्तान वार हुआ, उन्होंने अफगानिस्तान को जीत लिया। उसके बाद सिंध को 1843 में अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद पंजाब पर तो 2-3 बार आक्रमण हुआ, लेकिन जब तक वहाँ महाराजा रणजीत सिंह थे अंग्रेज वहाँ कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन लास्ट में कई वार के बाद 1849 में उन्होंने पंजाब को भी अपने राज्य में मिला लिया। इस तरह से जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका है वो सारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। अब देखिए, इसके बाद अंग्रेज़ों ने इंडियन टेरिटरीज, जो कुछ जहाँ के छोटे छोटे राजा थे, नवाब थे, उनको भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। तो लॉर्ड डलहौजी, जो उनका एक गवर्नर जनरल था, जो 1848 से लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक ये यहाँ का ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में गवर्नर जनरल था। इसने एक नीति अपनाई, एडॉप्ट की, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको आमतौर से हिंदी में कहा जाता है अपहरण की नीति। अपहरण की नीति। देखिए, जो भी इंडियन टेरिटरीज थी, उन इंडियन टेरिटरीज को ईस्ट इंडिया कंपनी ज़बरदस्ती अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए डिप्लोमेटिक नीति अपनाई। और डिप्लोमेटिक नीति क्या थी? इसमें 2-3 शर्तें थी। अगर इंडियन टेरिटरीज का जो भी कोई राजा है, कोई रूलर है, उसकी कोई मेल संतान, उसका पुत्र नहीं होता है, तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। ये पहली चीज़ रखी गई कि उनका उत्तराधिकारी कोई अपना पुत्र होना चाहिए, वो किसी को गोद नहीं ले सकते हैं। अब बहुत से ऐसे रूलर थे जिनके अपने बच्चे नहीं थे, किसी को गोद ले नहीं पाते थे, तो उनके राज्यों को ब्रिटिशर्स ने अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिसमें नाम आता है सबसे पहले सतारा का नाम आता है। मैं कुछ इंडियन स्टेट का नाम बता दूं। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। सतारा को उन्होंने 1848 में अपने साम्राज्य में मिला लिया। संबलपुर को 1850 में ब्रिटिश साम्राज्य में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में और झांसी को 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य में, या कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में मर्ज कर लिया गया। उसके बाद देखिए, झांसी को, नागपुर को, उदयपुर को, संबल, सतारा को, इनको ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में सबमर्ज करने के बाद अवध का साम्राज्य सबसे बड़ा माना जाता है। अवध को 1856 में मिस गवर्नेंस के आधार पर, कि यहाँ का प्रशासन नवाब ठीक नहीं चला रहा है, इस आधार पर अवध को भी कैप्चर कर लिया गया या
ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अब देखिए, इतना जो छोटे छोटे राज्यों को, रूलर्स को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, ये सारी नीतियां अंग्रेजों ने डिप्लोमेटिक अपनाई। चाहे उनको पॉलिटिकल रीजन दिखाया हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे कुछ भी हो, कोई न कोई बहाना बना के इंडियन रूलर्स के राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाते गए और अपने साम्राज्य का विस्तार करते गए। और 1856 के बाद, 18 हमने बताया कि 1757 से 1857 का ये जो है 100 सालों का, इसी के बाद डलहौजी चला गया। 1857 में यहाँ रिवोल्ट शुरू हो गया, जिसको हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। हम लोग कहते हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। आप लोग आगे इसको पढ़ोगे, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, या अंग्रेज लोग कहते हैं एक रिवोल्ट था, एक विद्रोह था। ठीक है, जो भी हो, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका यहीं तक का है, इन सभी राज्यों को अपने राज्य में मिलाना। अब देखिए, ये जो ही वीडियो जा रहा है, ये नंबर 3 वीडियो है। 2 वीडियो इसके पहले जा चुके हैं। जब आप तीनों वीडियो को एक साथ देखेंगे तो पूरा चैप्टर, पूरा लेसन आपके समझ में आ जाएगा। पूरा एक चित्र आपके दिमाग में क्लियर होगा कि कैसे कैसे अंग्रेजों ने पॉलिसी अपना के अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चैप्टर थोड़ा लंबा है, लेकिन तीनों वीडियो आपको कंटिन्यू देखने पड़ेंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद नोट्स आपको भेजे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।